क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री 1857 और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से राजा, किसान, जमींदार, आदिवासी किसान तथा समाज का हर तबका असंतुष्ट था। नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही हड़प नीति तथा सहायक संधियों द्वारा नवाबों एवं राजाओं की सत्ता पर जबरन अधिकार किया जाने लगा था, जिससे उनमें असंतोष का माहौल था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। 1856 में कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट घोषित कर दिया तथा उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह मानने से इनकार कर दिया। झांसी में लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने, उत्तराधिकारी से इनकार कर दिया गया तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन भी उनके पुत्र नाना साहेब को नहीं दिया गया। किसान और सिपाही गांवों में किसान और सैनिक, जो मूल रूप से किसान ही थे, भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त नियमों से परेशान थे। सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने जबरन समुद्र पर बर्मा भेजने जाने से शेष में थे। सुधारों की प्रक्रिया सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह की प्रथा, अंग्रेजों शिक्षा पर जोर, ग्रामीण भारतीयों का ईसाईकरण जबरन इत्यादि धर्म, समाज, रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। हालांकि कुछ सुधार सकारात्मक भी थे। सैनिक विद्रोह मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने कंपनी सत्ता की नींव हिला दी। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जगह जगह फैल गया तथा समाज के विभिन्न तबकों ने सैनिकों का साथ देकर अंग्रेजों सत्ता के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया। कुछ लोगों का मानना है 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 में युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई। चंद दिन बाद मेरठ में सिपाहियों ने न कारतूस, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप माना जाता था, से अभ्यास को इनकार कर दिया और 85 सिपाहियों को निकाल 10 साल कैद की सजा दी गई। 9 मई 1857 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर कैदी सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। इधर दिल्ली में भी सिपाहियों ने बगावत कर कई अंग्रेजों को मार गिराया था, जिससे उत्साहित होकर मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच गए तथा सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर
ने विद्रोह को समर्थन दिया तथा सभी देशी रियासतों से चिट्ठी लिखकर विद्रोह के साथ देने की अपील की। विद्रोह फैलने लगा। एक-एक करके हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने चल पड़े। स्थानीय लोगों ने भी अपने मुखिया, जमींदार तथा स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संगठित होना शुरू कर दिया। कानपुर, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने अंग्रेजों को खदेड़कर खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विजय ऋष कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दिया। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने समर्थकों की भारी संख्या जुटाकर लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने बहुत से गाजी धर्मयोद्धा इकट्ठा हुए। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच दिए। बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह का साथ दिया। कंपनी का पलटवार, इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए गए। विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नया कानून बनाया गया और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम को 1858 में रंगून भेज दिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जून 1859 में रानी लक्ष्मीबाई को मार डाला गया। विद्रोह के बाद 1859 के आखिर तक अंग्रेजों का देश पर नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का साराधारी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। इस ब्रिटिश साम्राज्य के मंत्री को भारत मंत्री बनाया गया तथा उनकी सहायता के लिए एक परिषद, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा देकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया तथा अब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिक न भर्ती करके गोरखा, सिखों और मराठों को सेना में भर्ती किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अंग्रेज उन्हें विद्रोह की शुरुआत का दोषी मानते थे। अयंत्र ताई बिंग विद्रोह, चीन के दक्षिण भाग में 1857 में समकालीन एक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1850 में शुरू होकर 1860 के मध्य
में समाप्त हुआ। ताइबिंग विद्रोह हांग जीकुआंग के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना जहां ईसाई धर्म माना जाए, जहां किसी के पास निजी संपत्ति न हो, सामाजिक वर्गों तथा स्त्री पुरुष में भेदभाव न हो, अफीम, तंबाकू, शराब सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति तथा गुलामी का प्रतिबंध हो, औपनिवेशिक शासन के शहर। 18वीं सदी के आखिरी में जहां एक ओर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का महत्व बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ अन्य शहर श्रीरंगपट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत इत्यादि शहरों का विशहरीकरण हुआ। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली धूल भरा एक छोटा कस्बा बनकर रह गई, परंतु 1912 में राजधानी बनने के बाद इसमें सुधार हुआ। दिल्ली यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे क्षेत्र में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। शाहजहानाबाद 1639 में स्थापना शाहजहां द्वारा। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था, जिसके पश्चिम ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक के बीचों बीच शहर था। नहर था। फैजा बाजार, जामा मस्जिद उस समय इससे ऊंची पूरे शहर में कोई इमारत नहीं थी। इसके प्रमुख आकर्षक थे। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का अहम केंद्र था। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थे। मीर ताकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। इन सब के बावजूद अमीर गरीब के बीच शहरी खाई थी। हवेलियों के बीच असंख्य कच्चे मकान थे। त्योहारों और जनसे जुलूसों में टकराव भी फूटती थी। नई या आधुनिक दिल्ली 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। 1911 में जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तब इसका आधुनिकीकरण शुरू हुआ। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल माना जाता है। 1857 के बाद दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को अंग्रेजों ने रौंद दिया। अनेक मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया था। अन्य कामों में लाया जाने लगा। रेलवे की स्थापना हेतु 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारें तोड़ दी गईं। दिल्ली कॉलेज को स्कूल बना दिया गया तथा अंततः 1877 में बंद कर दिया। दिल्ली में आयोजन 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए विशाल दरबार का आयोजन किया। 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए दरबार का आयोजन
इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान हुआ। रायसीना पहाड़ियों पर 10 वर्ग मील इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। नई दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लॉर्टयंस तथा हार्वर्ड बेकर 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना, रॉबर्ट क्लार्क पुराने शहर के लिए और 1936 दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन हुआ। दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग की रूपरेखा भी हार्वर्ड बेकर ने ही तैयार की थी।